Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start UGC नेट फर्स्ट पेपर प्रीवियस ईयर पेपर. फ्रेंड्स, मैं यह UGC नेट का प्रीवियस ईयर पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. आइए देखते हैं. क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रेक्षण अधिगम बेंडूरा की संबंधी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के परिणाम के एक तत्व है. आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं. इसमें सी वाला सही, यानी ए बी सी ई जो है तीनों सही है. अब इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं क्या क्या है. बेंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के परिणाम के में कौन कौन से आते हैं, आइए देखते हैं. प्रेक्षण अधिगम बेंडूरा की अधिगम संबंधी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो परिणाम है उसके तत्व कौन कौन से. पहला है ध्यान. बेंडूरा ने जो प्रेक्षण अधिगम सामाजिक संज्ञानात्मक के सिद्धांत दिए हैं उसका पहला जो है उस परिणाम के जो तत्व है उसका पहला तत्व है ध्यान. ध्यान में क्या होता है, निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने हेतु. ध्यान में क्या होता है, निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने हेतु. प्रतिधारण, दूसरा क्या है, प्रतिधारण. व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमान के रूप में ग्रहण करने हेतु. व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमान रूप में ग्रहण करने हेतु. तीसरा है प्रकटीकरण. प्रकटीकरण का मतलब है धारण करने के पश्चात उसका प्रस्तुतिकरण, यानी इसको धारण करने के बाद के पश्चात उसका प्रस्तुतिकरण. और चौथा है अभिप्रेरण. चौथा है क्या है, अभिप्रेरण. अभिप्रेरण में क्या आता है, सकारात्मक पुनर्बलन अभिप्रेरणा और नकारात्मक अभिप्रेरणा हेतु. बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है. इन्होंने बार्बी डॉल पर इसका प्रयोग किया. इन्होंने इस पर बॉबी डॉल पर इसका प्रयोग भी किया है. अब आइए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है, देखते हैं. मिलान. अब मिलान को डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं. मिलान में क्या क्या है. मिलान करने के लिए दिया गया है. ठीक है, इसमें सी वाला सही है. ठीक है, इसमें कौन कौन सा किससे मिलान है देखिए. स्वयं क्या है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक कार्यक्रम है जो शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों, जो शिक्षा नीति के स्वयं क्या है, स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक कार्यक्रम है जो शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से, पहुंच, समानता, गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है. इस प्रयास का उद्देश्य सबसे अधिक वंचितों सहित सर्वोत्तम शिक्षा अधिगम संशोधन को सभी तक पहुंचाना. उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है. इसका और डिटेल देख लेते हैं क्या क्या है. देखिए, स्वयं उन छात्रों के लिए, स्वयं जो है जो कार्यक्रम चलाया गया सरकार के द्वारा, स्वयं उन छात्रों के लिए डिजिटल डिवाइस को बांटना चाहता है. कह रहा है स्वयं जो संस्थान है उन छात्रों के लिए है जो डिजिटल डिवाइस को बांटना चाहता है, जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूते रहे हैं, ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं. इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कक्षा 9 से पोस्ट ग्रेजुएट तक के सभी कोर्सों को किसी के द्वारा कहीं भी किसी समय प्राप्त किया जा सकता है. सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री का उत्पादन और वितरण को सुनिश्चित करने हेतु 9 राष्ट्रीय समन्वयक
देखिए 9 राष्ट्रीय समन्वयक की नियुक्ति की गई है। अब देखिए कौन कौन से हैं इसमें, आइए उसको देख लेते हैं थोड़ा उसको डिटेल में। 9 राष्ट्रीय समन्वयक में कौन कौन से आते हैं। पहला आता है AICTE। इसका फुल फॉर्म है AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AICTE का जो फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे स्वपुस्तक एवं अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों के लिए। स्वपुस्तक एवं अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों के लिए AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। दूसरा है नेपटेल का फुल फॉर्म NP, मतलब नेपटेल का नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, ये क्या है, इंजीनियरिंग के लिए है। NPTEL जो है ये इंजीनियरिंग के लिए है। नेक्स्ट आपका आता है UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। UGC का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये क्या है, नॉन टेक्निकल पोस्ट है। CEC क्या है, कॉन्सोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, यानी पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा हेतु। कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, मतलब ग्रेजुएट के लिए। ये जो है CEC जो है ये शिक्षा किसके लिए है, ग्रेजुएट शिक्षा हेतु। फिर NCERT का होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मतलब स्कूली शिक्षा हेतु। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्कूली शिक्षा हेतु। ये किसके लिए है, स्कूली शिक्षा हेतु। NCERT किस लिए है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्कूली शिक्षा हेतु है। NIOS किसके लिए है, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी स्कूली शिक्षा हेतु। नेक्स्ट है इग्नू का क्या होगा, इग्नू का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, स्कूल से बाहर के छात्रों के लिए। IIMB यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, या प्रबंधन के अध्ययन हेतु। फिर है निटार, NITTR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। NITTR ये अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु है। किसके लिए, अध्यापक प्रशिक्षण कार्य हेतु है। नेक्स्ट है उपयुक्त विवरण से स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी विकल्प सही नहीं है। ये सभी जो है कौन कौन से संस्थान हैं और किनके किनके क्या क्या कार्य है जो कि UGC के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 21वीं शताब्दी में एक अच्छे अध्यापक के रूप में, कह रहा है आप 21वीं शताब्दी में एक अच्छे अध्यापक के रूप में किसका मूल्यांकन करेंगे। अध्यापक विभिन्न पुस्तकों से नोट्स तैयार करते हैं और उन्हें छात्रों के साथ नोट्स का जिराक्स की कॉपी का साझा करते हैं, जिससे वे स्वयं शिक्षा ग्रहण कर पाए ये, या फिर प्रस्तुत टूल्स का उपयोग करते हैं और अवधारणाओं को स्पष्ट करता है और जिसके बाद चर्चा होती है। या तीसरा नोट्स बनाता है या बोर्ड
पर नोट्स बनाते हैं या बोर्ड पर लिखवाते हैं, विद्यार्थियों की कॉपी करने के लिए या कंठस्थ करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट इसका है, देखते हैं, आइए। ग्राफिक वीडियो और एवं एनिमेशन के साथ अवधारणाएं स्पष्ट करता है और छात्रों के साथ चर्चा करता है। फिर उसके बाद कक्षा में पढ़ाने से पहले अच्छी गुणवत्ता के वीडियो प्रदान करता है और कक्षा में उनके बारे में चर्चा करता है। इसमें कौन सा सही है? इसमें डी वाला सही है। यानी डी में कौन कौन सही है? इसमें डी वाला सही है, यानी बी डी ई में कौन कौन से सही है? आइए देखिए, इसका डिटेल देख लेते हैं। बी डी ई में कौन कौन सा सही है, देखिए। अध्यापक के रूप में प्रस्तुतिकरण टूल्स का उपयोग करते हुए और अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए जिसके बाद चर्चा होती है, ये वाला बी वाला सही है। डी वाला सही है। अध्यापक के रूप में ग्राफिक वीडियो और एनिमेशन के साथ अवधारणाएं स्पष्ट करते हुए एवं छात्रों के साथ चर्चा करते हुए। अध्यापक के रूप में कक्षा में पढ़ने से पहले अच्छी गुणवत्ता के लिए वीडियो प्रदान करते हुए और कक्षा में उसके बारे में चर्चा करते हुए। नेक्स्ट, एक प्रभावी अभिव्यक्तिशील अध्यापक सुनिश्चित करेगा। क्या सुनिश्चित करेगा? बी। एक प्रभावी अभिव्यक्तिशील अध्यापक सुनिश्चित करेगा, क्या सुनिश्चित करेगा? छात्र अध्ययन परिणाम। एक प्रभावी अभिव्यक्तिशील अध्यापक सुनिश्चित करेगा छात्र अधिगम परिणाम। क्या करेगा? छात्र अधिगम परिणाम को सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट, इसका डिटेल देख लेते हैं। एक प्रभावी अभिव्यक्तिशील अध्यापक छात्र अधिगम परिणाम सुनिश्चित करेगा। वस्तुतः संचार ग्रहणशील और अभिव्यंजन दोनों होता है। शिक्षकों को अपने छात्रों को सुनने के साथ साथ चीजों को स्पष्ट रूप से समझने में कुशल होना चाहिए। किसी भी सामग्री के प्रस्तुतिकरण में शिक्षक के विचारों में स्पष्टता आवश्यक है। साथ ही जटिल विचारों और तथ्यों को सरल करते हुए छात्रों को प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रारूप के प्रयोग का सही अनुक्रम। कक्षा में संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रारूप के प्रयोग का सही अनुक्रम क्या है? आइए देखते हैं इसके आंसर में। आइए देखते हैं। हाँ, ये है अध्यापक। इसमें ए वाला सही है। ए वाला देखिए यहीं पर दिया हुआ है। ए का देख लेते हैं कौन सा सही है। प्रारूपण कौन कौन सा सही है देख लेते हैं। प्रारूपण, ठीक है। कक्षा के संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रारूप का सही अनुक्रम क्या है? प्रारूपण, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, उच्चारण, स्पष्टता, चिंतन, गवेषणा। ठीक है। प्रारूपण, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, उच्चारण और स्पष्टता, चिंतन और गवेषणा, ये सभी संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रारूप के प्रयोग का सही अनुक्रम है। सबसे पहले प्रारूपण करेंगे, फिर कोचिंग, फिर स्कैफोल्डिंग, फिर उच्चारण, फिर स्पष्टता, फिर चिंतन और फिर गवेषणा। आइए देखते हैं थोड़ा इसका और डिटेल। कक्षा में संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रारूप के प्रयोग का सही अनुक्रम है प्रारूपण। क्या है?
प्रारूपण, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, उच्चरण, स्पष्टता, चिंतन और गवेषणा वस्तुतः ऐसी शैक्षणिक विधि जो छात्र को गतिविधि और सामाजिक संपर्क के माध्यम से प्रमाणित प्रथाओं में शामिल करने के लिए संदर्भित करती है। उसके बाद आपका कोलिस, ब्राउन और न्यूमैन महोदय ने संज्ञानात्मक प्रशिक्षु सिद्धांत के 6 शिक्षण विधियों का विकास किया। उन्होंने 6 शिक्षण विधियों का विकास किया। कौन कौन? प्रारूप, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, उच्चरण, स्पष्टता, चिंतन और गवेषणा। और दावा किया, उसके बाद कह रहा है कि और दावा भी किया है कि इन विधियों से छात्रों को ज्ञान का उपयोग, प्रबंधन और खोज के साथ संज्ञानात्मक और मेटाकॉग्निटिव रणनीतियों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। इन 6 विधियों में प्रारूप, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, मचान विधि तथा संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता के मूल में है। नेक्स्ट, मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्माणात्मक मूल्यांकन को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन मतलब कक्षा के दौरान जो मूल्यांकन किया जाता है। इसमें देखिए, पहला है एक शिक्षक कोर्स वर्क पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान करता है। ये नहीं हो सकता। शिक्षक कक्षा में ही विद्यार्थियों का संदेह निवारण करता है। ये होगा बी वाला। विद्यार्थियों को समग्र निष्पादन रिपोर्ट प्रत्येक 6 माह पर माता पिता को, ये भी नहीं हो सकता। और शिक्षक अंतिम परीक्षा विद्यार्थियों को वर्ष के अंत में अंक प्रदान करता है। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा के निर्माणात्मक मूल्यांकन वह होता है जो कक्षा में शिक्षण के दरमियान जिस समस्या का समाधान किया जाता है वह निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बी वाला सही है। उपयुक्त में निर्माणात्मक मूल्यांकन सर्वोत्तम। उपयुक्त में निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है? जो सर्वोत्तम ढंग से वर्णित किया गया। शिक्षक कक्षा में ही विद्यार्थियों के संदेह का निवारण करता है। वस्तुतः इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक छात्र में विविध प्रकार की गतिविधियों से जानकारी ली जाती है, उनके सीखने और प्रगति और आकलन में मदद करती है। इससे उन छात्रों की पहचान भी हो जाती है जिसको सीखने और समझने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट देखते हैं सूची को थोड़ा ये डिटेल में देख लेते हैं। सूची में देखिए कौन कौन से मैच कर रहा है। देखिए, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता निर्देशन की रणनीति में प्रतिरूपण, जो प्रतिरूपण होता है, प्रतिरूपण में होता है किसी विशेषज्ञ या शिक्षक या अधिक अनुभव समकक्ष व्यक्ति के निष्पादन का प्रेक्षण करना। प्रतिरूपण का मतलब है कि अनुभवशील व्यक्ति या कोई विशेषज्ञ अपने क्या करता है, व्यक्ति निष्पादन का प्रेक्षण करता है। वो क्या करता है कि निष्पादन का प्रेक्षण करता है। जो भी कुछ प्रतिरूपण का मतलब ये होता है, समझ निष्पादन का प्रेक्षण करना। फिर कोचिंग आता है। अधिगमकर्ता को संकेत प्रतिपुष्टि अनुस्मारकों के रूप में बाह्य समर्थन प्रदान करना। कोचिंग जो होता है क्या होता है? अधिगमकर्ता को संकेत प्रतिपुष्टि अनुस्मारकों के प्रारूप में बाह्य समर्थन प्रदान करना। ठीक, कोचिंग में क्या होता है? अधिगमकर्ता को संकेत प्रतिपुष्टि अनुस्मारकों के रूप में वह समर्थन प्रदान करता है। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है? अधिगमकर्ता को आरंभ करने में सहायता तथा क्रमशः समर्थन छीड़ करना। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है? अधिगमकर्ता को आरंभ करने में सहायता तथा क्रमशः समर्थन छीड़ करना। स्कैफोल्डिंग में ये होता है।
उच्चारण स्पष्टता, उनकी प्रक्रिया और विषय वस्तु की समझ को शब्द प्रदान करना, उनकी प्रक्रिया और विषय वस्तु की समझ को शब्द प्रदान करना। एक 8 वर्षीय लड़का अक्षय विद्यालय में भावनात्मक रूप से स्थिर था और अच्छा निष्पादन कर रहा था। उसके माता पिता ने हाल ही में विवाह विच्छेद कर दिया। इस कारण वह अत्यंत दुश्चिंताग्रस्त बालक बन गया। अक्षय का शिक्षक कक्षा में उसकी दुश्चिंता कम करने के लिए क्या कर सकता है? उसका शिक्षक संरचना, संगठित उपकरण और विकल्प प्रदान कर सकता है। उसका शिक्षक अक्षय की भाविक स्थिति का सम्मान कर सकता है, उसे अपने छोर पर छोड़ सकता है। आइए देखते हैं, ए वाला इसमें सही है। उसका शिक्षक अक्षय की दुश्चिंता के बारे में उसी परामर्श को प्रदान कर सकता है। उसका शिक्षक अन्य बच्चों से कह सकता है कि अक्षय की दुश्चिंताग्रस्त है उससे और उन्हें उसके साथ सहृदयी अवश्य रहना चाहिए। इसमें ए वाला सही है। ए वाला इसका जो आंसर है ये है ए वाला, यानी उसका शिक्षक संरचना, संगठित उपकरण और विकल्प प्रदान करता है। अब थोड़ा इसका और डिटेल देख लेते हैं। एक 8 वर्षीय लड़का अच्छे विद्यालय में भावनात्मक रूप से स्थिर है और अच्छा निष्पादन कर रहा था। उसके माता पिता ने हाल ही में क्या किया? विवाह विच्छेद कर दिया और इसी कारण से वह अत्यंत दुश्चिंताग्रस्त बालक बन गया। अक्षय का शिक्षण तथा उसकी दुश्चिंता कम करने के लिए उसका शिक्षक संरचना तथा संगठित उपकरण और विकल्प प्रदान कर सकता है। सहयोगात्मक अधिगम के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? सहयोगात्मक अधिगम के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसमें जो है कौन सा सही है? इसमें बी वाला सही है, यानी ए और सी सही है। ए और सी सही है। देखिए ए और सी देख लेते हैं। सहयोगात्मक अधिगम के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन से? ए और सी वाला इसमें सही है। देखते हैं ए और सी। उच्च औसत और निम्न प्राप्तकर्ताओं वाले समूह का विभाती वाले समूह में क्या होता है? विभाती होते हैं। उच्च औसत और निम्न प्राप्तकर्ताओं वाले समूह क्या होते हैं? विभाती होते हैं। सी में क्या है? विद्यार्थी अकादमिक सामग्रियों ने पूर्ण के लिए समूहों में कार्य करते हैं। अकादमिक सामग्रियों ने पूर्ण के लिए समूहों में कार्य करते हैं। अब उसके बाद देखिए ए और सी, बी वाला इसमें सही है। ए और सी देखिए अब इसका क्या क्या प्रारूप है। सहयोगात्मक जो अधिगम है उसके कौन कौन से प्रमुख तत्व है, आइए देख लेते हैं। पहला है उच्च औसत और निम्न प्राप्तकर्ताओं वाले समूह विभातीय होते हैं। दूसरा है विद्यार्थी अकादमिक सामग्रियों के नैपुण्य के लिए समूहों में कार्य करते हैं। मतलब विद्यार्थी जो अकादमिक सामग्रियों के नैपुण्य के लिए समूहों में कार्य करते हैं। फिर उसके बाद सहयोगात्मक अधिगम वर्तमान में छात्रों के उच्च अधिगम की मांग है। यह छात्रों को स्वयं करने सीखने का अवसर प्रदान करता है। यह अधिगम छात्रों को न केवल पाठ का अध्ययन करना सिखाता है अपितु उनका सामाजिक कौशल जैसे सहयोग, सहायता, समायोजन आदि भी सिखाता है। यह है सहयोगात्मक अधिगम के प्रकार। उसके बाद नेक्स्ट है
देखिए अब ये क्वेश्चन है, डीडी डीडी ज्ञान दर्शन केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाला टेलीविज़न चैनल है। डीडी ज्ञान दर्शन केंद्रीय सरकार के स्वामित्व चैनल वाला टेलीविज़न चैनल है, जिसका प्रसारण दूरदर्शन केंद्र और इग्नू द्वारा किया जाता है। कथन 2 सही बात है। स्वयं प्रभा में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए डीडीएच चैनल GSTH-15 उपग्रह का उपयोग कर रहा है। इसमें कौन सा सही? इसमें डी वाला सही है। ए वाला असत्य है, लेकिन सेकंड वाला सही है। देखिए अब क्या सही है क्या गलत है, आइए देखते हैं। क्या रहा है? डीडी ज्ञान दर्शन भारत में शैक्षिक टेलीविज़न चैनल है। डीडी ज्ञान दर्शन भारत में शैक्षिक टेलीविज़न चैनल है। यह वर्तमान शिक्षा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती इग्नू का एक संयुक्त उद्यम है, जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है। इसे वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया। इसे वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया। इस प्रकार कथन ए सही नहीं है। इसे 2000 में लॉन्च किया गया है। ये क्या है? मतलब कि ये टेलीविज़न चैनल है डीडी ज्ञान दर्शन, और ये शिक्षा मंत्रालय तथा सूचना वर्तमान कह रहा सूचना प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और इग्नू का एक संयुक्त उद्यम है, जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है, जो कि सन 2000 में लॉन्च किया गया। यह कब लॉन्च किया गया? 2000 में। इसे कौन कौन किया है? इग्नू ने किया है, और प्रसार भारती ने, और सूचना मंत्रालय ने। ठीक है, वर्तमान शिक्षा मंत्रालय भी इसमें शामिल है। अब स्वयं प्रभा का देखिए सही है। स्वयं प्रभा में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए डीडीएच चैनल का GST-15 उपग्रह उपयोग कर रहे हैं। इस कथन में द्वितीय वाला जो है सही है, जिसमें GST-15 भारतीय संचार उपग्रह है, जिसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है तथा इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया है। इसलिए इसमें द्वितीय वाला सही है और प्रथम वाला गलत है। नीचे दिए गए कथन देखते हैं। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता एक ऐसा संबंध है जिसमें एक विशेषज्ञ प्रयास करता है और किसी नौसिखिए को सांस्कृतिक कौशलों की साझेदारी और उपयोग में सहायता करता है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता एक ऐसा संबंध है जिसमें एक विशेषज्ञ प्रयास करता है और किसी नौसिखिए को सांस्कृतिक कौशलों की समझदारी और उपयोग में सहायता करता है। अब उसके आगे देखते हैं। अब देखिए, स्कैफोल्डिंग वह तकनीकी है जिसे एक कम कुशल समकक्षी के सहयोग का स्तर बदलकर एक अधिक कुशल समकक्षी सहयोग के स्तर तक ले जाया जाता है। इसमें क्या है? पहला सही है, लेकिन दूसरा गलत है। इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। पहला सही है, दूसरा गलत है, सी वाला। देखिए अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता एक ऐसा संबंध है जिसमें एक विशेषज्ञ प्रयास करता है और किसी नौसिखिए को सांस्कृतिक कौशलों की समझदारी और उपयोग में सहायता करता है। वस्तुतः संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता एक शैक्षिक विधि है जो छात्रों को गतिविधि और सामाजिक संपर्क के माध्यम से प्रामाणिक प्रथाओं में शामिल करने के लिए संदर्भित करता है। इसलिए कथन फर्स्ट जो है सही है। स्कैफोल्डिंग वह तकनीकी है जो एक छात्र को नई तकनीकी हेतु प्रेरित करती है। इसके माध्यम से
से शिक्षक छात्रों को एक विशेष प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि वे एक नई अवधारणा या कौशल सीखते हैं। इसे मचान मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। ये एक सही, इसका फोल्डिंग का जो है सही वर्णन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से स्वयं के लिए गैर तकनीकी पूर्व स्नातक शिक्षा का राष्ट्रीय संयोजक है कौन? बी, सीई सीईसी कह रहा है निम्नलिखित में से स्वयं के लिए गैर तकनीकी पूर्व स्नातक शिक्षा का राष्ट्रीय संयोजक है कौन? सीईसी। कौन? सीईसी। अब सीईसी क्या है? स्वयं अर्थात स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड एक एकीकृत मंच है जो कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसके लिए गैर तकनीकी पूर्व स्नातक शिक्षा का राष्ट्रीय संयोजक सीईसी है। क्या है? सीईसी है। वस्तुतः सीईसी मॉक भारत सरकार के स्वयं प्लेटफॉर्म पर पेश किया जाता है। इसमें 482 से अधिक मॉक्स यानी मेसिव ओपन लर्निंग ऑनलाइन प्रोग्राम है। ठीक है, ये जो है इसका फुल फॉर्म है, मतलब सीई इसका संयोजक है स्वयं का, सीईसी। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। ध्यान ढांचा अटेंशन फ्रेम के माध्यम से उस दर का मूल्यांकन करना संभव है जिस पर संप्रेषित विषय वस्तु को जानना ध्यान में लाया जाता है। आधुनिक समाज में यदि संसार में स्थिति सम्मित ध्यान ढांचे में ध्यान दिया जाए तो ये सभी ढांचे एक समान तथा अपरिष्कृत तथा गैर अन्योन क्रियात्मक होंगे। सी, इसमें सी वाला सही है, मतलब ए सही है और बी गलत है। अब आइए इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं आंसर में। देखते हैं क्या कह रहा है। ढांचा ध्यान के माध्यम से कह रहा है, ध्यान के माध्यम से उस दर का मूल्यांकन करना संभव होता है। ध्यान यानी ढांचा के माध्यम से उस दर का मूल्यांकन करना संभव होता है जिस पर संप्रेषित विषय वस्तु को जन सामान्य के ध्यान में लाया जाता है। आधुनिक समाज में यदि संसार में स्थिति सभी ध्यान ढांचे यानी पर दिया जाए तो ये सभी ढांचे एक समान अपरिष्कृत गैर अन्योन क्रियात्मक नहीं होंगे। अतः कथन 1 जो है सही है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो ध्यान है सभी अगर इस पर दिया जाए तो क्या होगा, ये असमान या फिर अपरिष्कृत ये सब नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बहिर्निहित अभिप्रेरित विद्यार्थी पुरस्कार तथा प्रशंसा से संचालित होते हैं। बहिर्निहित अभिप्रेरित विद्यार्थी पुरस्कार तथा प्रशंसा से संचालित होते हैं। अंतःभूत अभिप्रेरित विद्यार्थी ऐसे किसी विषय में संलग्न रहते हैं जो उन्हें व्यक्ति संतुष्टि प्रदान करता है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें ए वाला सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। कह रहा है बहिर्निहित अभिप्रेरित विद्यार्थी, बहिर्निहित बाहर से जो प्रेरित विद्यार्थी होते हैं पुरस्कार प्रशंसा से संचालित होते हैं। दूसरा कह रहा है
अंतःभूत अभिप्रेरी मतलब अंतर से विद्यार्थी ऐसे किसी विषय में संलग्न रहते हैं जो व्यक्तिगत संतुष्टि प्रदान करता है। जो अंतर से प्रेरित होते हैं वो ऐसे किसी विषय में संलग्न होते हैं जो उन्हें व्यक्तिगत संतुष्टि प्रदान करता है, जबकि बाहर से जो प्रेरित रहते हैं वो क्या होते हैं, पुरस्कार और प्रशंसा उन्हें संचालित करता है। चलिए दोनों सही है। अब इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। बहिर्निहित हाँ बहिर्निहित अभिप्रेरित विद्यार्थी पुरस्कार तथा प्रशंसा से संचालित होते हैं। बहिर्निहित अभिप्रेरित विद्यार्थी पुरस्कार तथा प्रशंसा से संचालित होते हैं। वस्तुतः अंतर्भूत अभिप्रेरित विद्यार्थी ऐसे किसी विषय में संलग्न होते हैं जो उन्हें व्यक्ति संतुष्टि प्रदान करता है। इस प्रकार से ये दोनों सही है। अब कह रहा है सहमति प्रपत्र के निर्माण के लिए समय अध्ययन के उद्देश्य का एक स्पष्टीकरण कि किस कारण प्रतिभागियों का चयन किया गया है सुव्यक्त होना चाहिए। कह रहा सहमति प्रपत्र के निर्माण के समय अध्ययन के उद्देश्य का एक स्पष्टीकरण कि किस कारण प्रतिभागियों का चयन किया गया है सुव्यक्त होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, लेकिन परंतु प्रतिभागियों के किसी संभावित जोखिम के वर्णन की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें सी वाला सही है, यानी पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। कह रहा है दूसरा गलत क्यों है, देखिए कह रहा है परंतु प्रतिभागियों के किसी संभावित जोखिम के वर्णन की आवश्यकता नहीं। क्यों उसके संभावित जोखिम के वर्णन की आवश्यकता क्यों नहीं है? जोखिम का वर्णन करेंगे तभी तो हम सतर्क रहेंगे, इसलिए सेकंड वाला गलत है और फर्स्ट वाला जो है आपका सही है। देखिए फर्स्ट वाला सही कह रहा है सहमति पत्र के निर्माण के समय अध्ययन के उद्देश्य का एक मतलब कोई हम अध्ययन कर रहे हैं उसका स्पष्टीकरण किस कारण प्रतिभागियों का चयन किया गया है सुव्यक्त होना चाहिए। ये बात सही है, दूसरा गलत है। अब आइए देखते हैं। देखिए कथन के साथ सहमति प्रपत्र के निर्माण के समय अध्ययन के उद्देश्य का एक स्पष्टीकरण किस कारण प्रतिभागियों का चयन किया गया है सुव्यक्त होना चाहिए। सहमति प्रपत्र एक लिखित दस्तावेज है जो प्रतिभागी को शोध के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। इसमें प्रतिभागी की भूमिका स्पष्ट होती है, जोखिम लाभ की व्याख्या और गवाह के सामने प्रतिभागी द्वारा हस्ताक्षर की भी आवश्यकता होती है। इसे सुव्यक्त होना चाहिए। अब देखिए जिम्मरमैन द्वारा प्रतिपादित विनियमित अधिगम के चक्रीय चरण जिम्मरमैन द्वारा प्रतिपादित आत्म विनियमित अधिगम के चक्रीय चरण में प्रक्रियाएं के रूप में कार्य करते हैं। क्या क्या कार्य करते हैं आइए देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें शामिल है कौन कौन से नहीं शामिल है। देखिए जो जो शामिल है इसमें आंसर में दिया है, आइए आंसर ही डायरेक्ट देख लेते हैं। जिम्मरमैन द्वारा प्रतिपादित आत्म विनियमित अधिगम के चक्रीय चरण प्रतिक्रियाओं में निम्नलिखित में रूप में कार्य करते हैं। कौन कौन से हैं? कृत्य विश्लेषण जिम्मरमैन में कौन कौन से हैं? कृत्यक विश्लेषण, स्व अभिप्रेषण विश्वास, आत्मनियंत्रण, आत्मप्रेषण, आत्मनियंत्रण,
आत्म प्रक्रिया, ये सभी जो है उसमें शामिल है। 6। फिर उसके बाद 30 में देखिए, इसका मिलान कर लेते हैं, डायरेक्ट आंसर में देख लेते हैं सही होगा। सो सही सही कौन कौन सा है, देखिए देखिए ये सही सही दिया है। कह रहा है अधिगम निष्कर्ष, पूर्वाभ्यास प्रक्रिया निष्पादन मॉडल में अधिगम निष्कर्ष अगर रहेगा, अधिगम निष्कर्ष में क्या होता है, संतुष्टि भावात्मक अंतः भाविकता। अधिगम निष्कर्ष में क्या होता है, संतुष्टि भावात्मक अंतः भाविकता। अधिगम केंद्रन क्रियाकलाप, अधिगम केंद्रन क्रियाकलाप, अधिगम का अविरत उपागम, अधिगम का अविरत उपागम। विद्यार्थी विशेषता पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी विशेषता क्या है, पूर्व ज्ञान। अध्ययन संदर्भ मूल्यांकन, अध्ययन संदर्भ क्या होगा, मूल्यांकन। ठीक, यानी ये इसके निष्पादन है। अधिगम निष्कर्ष होगा तो संतुष्टि और भावात्मक अंतर्भाविकता। अधिगम केंद्रन क्रियाकलाप होगा तो अधिगम अविरत, अधिगम का अविरत उपागम। विद्यार्थी विशेषता होगा तो पूर्व ज्ञान। अध्यापन संदर्भ क्या होगा तो फिर मूल्यांकन होगा। नेक्स्ट, अब देखिए क्या कह रहा है, संयुक्तार्थ में पद द्वारा निर्दिष्ट गुण या विशेषताएं होती है। संयुक्तार्थ में पद द्वारा निर्दिष्ट गुण या विशेषताएं होती हैं क्या, क्योंकि विस्तृत अर्थ से पद द्वारा निर्दिष्ट वर्ग के सदस्य होते हैं। अब इसमें देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें डी वाला पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्तार्थ में पद द्वारा निर्दिष्ट गुण या विशेषताएं होती हैं। गलत, वस्तुतः विस्तृत अर्थ में पद किसी वर्ग के सदस्य को इंगित करते हुए उसे अर्थ प्रदान करता है। जो संयुक्तार्थ में पद द्वारा निर्दिष्ट गुण या विशेषताओं से रहित होती है। ठीक है, दूसरा होगा आपका कथन के अनुसार विस्तृत अर्थ में पद द्वारा निर्दिष्ट वर्ग के सदस्य होते हैं। यह पूर्णतः सही है। चलिए देखते हैं इसमें सी वाला सही है। क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल्यांकन व्यवस्थाओं की प्रक्रिया के आलोक में निम्नलिखित में सही क्रम से सी वाला सही है। यानी कौन सी सही है, सी ए बी मतलब ए बी सी सही है। ए में मापन उपकरणों, ए बी सी सही है, यानी मापन उपकरणों का विकास और उपयोग। दूसरा दत्त की व्याख्या, ठीक है। उद्देश्यों और निष्कर्षों को स्थापित करना, ए बी सी 3 सही है। हाँ, उद्देश्यों और निष्कर्षों को स्थापित करना। नेक्स्ट देखिए, इसमें 4 नहीं दिए हैं। मापन प्रक्रिया के आलोक में छात्रों के ज्ञान का आकलन करते हैं। सही क्रम पहला है उद्देश्यों और निष्कर्षों को स्थापित करना। दूसरा है मापन उपकरणों का विकास और उपयोग। तीसरा है दत्त की व्याख्या। चौथा निर्णयों का प्रतिपादन और उचित कार्यवाही। 33 मिलान है डायरेक्ट। आइए मिलान का सही आंसर देख लेते हैं। कौन कौन सही है, ठीक है। देखिए पहला है
कह रहा है सत्यनिष्ठा का मतलब आदर्शों के अनुकूल व्यवहार आदर्शों के अनुकूल व्यवहार करना अर्थात सही कार्य करना। सत्यनिष्ठा का मतलब है आदर्शों के अनुकूल व्यवहार करना अर्थात सही कार्य करना। समूह कार्य में पारस्परिक सहायता और सहयोग आवश्यक है अर्थात सभी सदस्य को सामान्य कार्य करते हैं, सभी सदस्य सामान्य कार्य करते हैं। अनुशासन का तात्पर्य नियम का पालन करने वाले व्यवहार, नियमन, आदेश, नियंत्रण, अधिकार, इसमें समर्पण और अथक परिश्रम भी शामिल है। सकारात्मकता में क्या होता है? सकारात्मकता में अच्छी आवृत्ति होना आवश्यक है। इससे विषय विपरीत परिस्थितियों में संयम बनाए रखने की आवश्यकता होती है। Okay friends, thanks for watching my video. Please like my channel. Please subscribe my channel.